नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार प्रसारण जी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद। तो आइए सीधे रुख कर लेते हैं सबसे पहले सुर्खियों का। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को होना है मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का करेंगे शुभारंभ। साइबर और सुरक्षा केंद्र की भी रखेंगे आधारशिला। विरासत केंद्र में कलाकृतियों और नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की करेंगी अध्यक्षता। वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की भी होनी है समीक्षा। मणिपुर में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। घाटी के जिलों में हिंसा की कोई ताजा खबर नहीं। सेना हेलीकॉप्टर के जरिए हिंसा प्रभावित जिलों की कर रही है निगरानी। हजारों लोगों ने जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के राहत शिविरों में ली हुई है शरण। केरल के मलप्पुरम जिले में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 22। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया शोक। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा। खेल की खबरों में आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 94 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। वहीं एक अन्य मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से दी मात। और ताशकंद में चल रही विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। मोहम्मद हुसामुद्दीन ने प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। वहीं दीपक भोरिया ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में मतदाताओं का दिल जीतने के लिए सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। भाजपा, कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने चुनावी कमान संभाली हुई है। प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियों और रोड शो से कर्नाटक का चुनावी माहौल और गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल बेंगलुरु में रोड शो में जब जनता के बीच गए तो उन्होंने उनसे जनता का समर्थन मांगा। वहीं 5 विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने चुनावी प्रचार किया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कर्नाटक के बागलकोट और बेलगावी में रोड शो और रैली के माध्यम से प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक के कई हिस्सों में प्रचार किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगा। जहां भाजपा कर्नाटक के रण में अपनी पूरी ताकत लगा रही है, वहीं कांग्रेस नेता भी लगातार जनता से वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। जनता दल सेकुलर के लिए उनके शीर्ष नेता देवेगौड़ा और एचडी कुमारस्वामी प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को एक चरण में मतदान होना है और चुनावी नतीजे
13 मई को आएंगे। तो कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी किया। परामर्श में कहा गया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बिना प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करवा पाएगा। आयोग ने कहा कि आपत्तिजनक और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापन पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसे दूषित करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार आज शाम 5 बजे थमने वाला है। राज्य में चुनावी प्रचार चरम पर पहुंचने के साथ राजनीतिक दलों को जारी परामर्श में निर्वाचन आयोग ने शिष्ट तरीके से प्रचार अभियान पर भी जोर दिया। मीडिया में विज्ञापनों के खिलाफ शिकायतों पर आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय दल और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के अपेक्षित मानकों पर पालन करने के लिए बाध्य हैं। संपादकों को एक अलग पत्र में निर्वाचन आयोग ने उन्हें यह स्पष्ट किया कि भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड उनके समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों सहित सभी मामलों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं। आयोग ने कर्नाटक के समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे एक पत्र में कहा कि अगर जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है तो इस बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने हिंसाग्रस्त सूडान से कर्नाटक वापस लौटे लोगों से बातचीत की। हक्की पिक्की जनजाति के सदस्यों को ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से लाया गया। प्रधानमंत्री ने बातचीत करते हुए उनके अनुभवों को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो वो सोते नहीं हैं। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से सेना और अर्धसैनिक बल के बीच संघर्ष जारी है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों के निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत अब तक 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का शुभारंभ करने वाले हैं। वो साइबर और सुरक्षा केंद्र की आधारशिला रखेंगे। विरासत केंद्र में कलाकृतियों, नमूनों और परस्पर संवादात्मक बोर्ड्स के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियानों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जाएगा। ये केंद्र मानवीय सहायता और युद्धक क्षमताओं के अलावा आपदा राहत में वायुसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी प्रदर्शन करेगा और इस केंद्र में विभिन्न विंटेज विमान भी रखे जाएंगे। वायुसेना विरासत केंद्र भारतीय वायुसेना में करियर बनाने के लिए इस शहर के युवाओं को भी प्रेरित करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इस दौरान वे वैश्विक घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा भी करने वाली हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में आरबीआई के गवर्नर समेत वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामक हिस्सा लेंगे। एफएसडीसी क्षेत्रीय नियामकों का एक शीर्ष निकाय है और इस बैठक में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात और वित्तीय स्थिरता के मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही एफएसडीसी समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए इससे पहले किए गए उपायों की भी समीक्षा करेगा। वक्त की छोटे से ब्रेक का। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते अन्य खबरों का। इस बीच मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। घाटी के जिलों से हिंसा की कोई ताज़ा खबर नहीं। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह इंफाल में हैं और स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। सेना के हेलीकॉप्टर्स हिंसा प्रभावित जिलों पर उड़ान के जरिए निगरानी कर रहे हैं और कुछ चयनित जिलों में कल कुछ घंटों के लिए सार्वजनिक कर्फ्यू में ढील दी गई थी।
फंसे हुए लोगों की निकासी जोर शोर से चल रही है। हिंसा प्रभावित चूड़ा चांदपुर जिले के लगभग 5,000 लोग जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। वहीं भारी सुरक्षा प्रबंध के तहत 1,500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और सुरक्षा बलों ने घाटी के जिलों में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा है। केरल के मलप्पुरम जिले के तन्नूर में नाव पलटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 22 हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं जो स्कूल में छुट्टियों के दौरान घूमने के लिए आए थे। पुलिस ने बताया दुर्घटना स्थल से मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार नौका पर करीब 40 लोग जो हैं वो सवार थे और कई यात्रियों को नजदीकी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कल ये हादसा तन्नूर के तूवल तेरम पर्यटन स्थल पर शाम करीब 7 बजे हुआ। पुलिस ने ये भी बताया कि कई एम्बुलेंस, दमकल सेवा के कर्मी और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के साथ बचाव अभियान चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया और डूबी हुई नौका को तट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। केरल सरकार ने तन्नूर में हुई नाव दुर्घटना के कारण आज होने वाले सभी जो आधिकारिक कार्यक्रम हैं उन्हें रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्थिति का आकलन करने के लिए आपात बैठक बुलाई। बयान में कहा गया कि जॉर्ज ने निर्देश दिया कि घायलों के लिए विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित किया जाए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि शवों को जल्द से जल्द जो परिजन हैं उन्हें सौंपा जा सके। मलप्पुरम नाव हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक व्यक्त किया और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से ये बेहद चौंकाने वाली है और दुखद है। अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैं जीवित बचे लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हूँ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मलप्पुरम नाव हादसे पर शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, नाव पलटने की घटना से लोगों की मौत से गहरा दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। सभी के सुरक्षित बचाव और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, केरल के मलप्पुरम में नाव दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। खबरें खेल जगत से। आईपीएल में कल खेले गए पहले मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 56 रन से हराया। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। निर्धारित 20 ओवर में गुजरात ने 2 विकेट के नुकसान पर 227 रन बनाए। गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 94 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली। वहीं रिद्धिमान साहा ने 81 रन बनाए। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।